अच्छा, उमर अयूब की तनकीद तो हमने सुनी है, लेकिन मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। मिला जुला रद्द-ए-अमल आ रहा है। मार्केट जैसे खुलेगी हम उसके बारे में भी आपको अपडेट करेंगे कि मार्केट में बजट के अगले रोज क्या सेंटिमेंट है, किस तरह से आगाज होता है। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल असलम साहब, मुशीर खजाना है खैबर पख्तूनख्वा के। मुजम्मिल साहब बताइएगा, ओवरऑल बजट पे क्या तासुरात हैं आपके के बतौर मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा के भी और अदरवाइज एक मईशतदान के भी। जी अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अलीना आप ठीक ठाक होंगे? जी सर। अच्छा, मैं जो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस बजट को मुझे देखकर कहीं ऐसा नजर नहीं आ रहा कि मैं इसकी तारीफ करूं कि ना करूं या बुराई करूं, तो मतलब कितनी खुल के करूं। ये एक बड़ा स्टेटस को किस्म का बजट था और जिसमें वफाक को जिसे कहते हैं कि हाथ और पैर बांधे गए हुए थे कि वो ना रिलीफ दे सकते थे, और जहां पे रिलीफ पहले दिए हुए थे तो उनको मजीद रिलीफ कंटिन्यू नहीं कर सकते थे। तो जैसे अभी आप लोगों की एग्जांपल ले लें, हमारी एग्जांपल ले लें, सैलरी क्लास के बारे में कहा जा रहा था कि जी आप लोग को जो है अच्छा रिलीफ दिया जाएगा। वजीर आजम साहब भी कह रहे थे और वजीर खजाना भी कह रहे थे, तो वो रिलीफ एंड में कसम खाई थी, वो कसम सिर्फ तोड़ी है और तो कुछ नहीं हुआ। आप खुद देख लें कि जो सालाना 12 लाख कमाता है उसको 24,000 का रिलीफ दिया गया है, फिर जो 18 लाख कमाता है उसको 48,000 का रिलीफ दिया गया है, और जो महीने का 4,000 बनता है। और जो इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जाते जाएंगे आगे, जैसे जैसे आमदनी बढ़ती रह रही है तो वो जो रिलीफ है छोटा होता गया। आपको इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, जो 30 लाख रुपए महीना कमाता है वो 10,70,000 रुपए महीने का टैक्स देगा, उसको जो है रिलीफ दिया है कोई 16,500 रुपए का। तो यही इस वक्त इस मुल्क में अलमिया है कि जो यहाँ की मिडिल क्लास थी वो सफर कर रही थी नॉट बिकॉज पहले तो इन्फ्लेशन था, फिर इन्फ्लेशन के बाद जो उन पे टैक्स लगा, तो वो टैक्स से उनकी जो डिस्पोजेबल इनकम, जो उनको यानी कि काबिल खर्च इनकम जिसे कहते हैं, वो जो है टैक्सेस के बाद बहुत कम हो गई थी, तो वो जो है उस पर कोई रिलीफ नहीं दे सके। फिर उसके बाद आम आदमी की जो इस्तेमाल की चीजें हैं, अगर आप देखें छोटी गाड़ी जो है आम आदमी लेता है सुजुकी वगैरह, उस पर सेल्स टैक्स बढ़ा दिया गया, 12 से 18% कर दिया गया। फिर सोलर पे टैक्स लगा दिया गया। इसके अलावा जो है अल्लाह आपका भला करे, जो तरक्याती अखराजात है, अब हुकूमत कहती है कि हालात बेहतर हो गए, पहले से मईशत बेहतर हो गई है। जब हालात खराब थे पिछले साल तो 1400 अरब रुपए का तरक्याती बजट दिया था, वो अलग बात है कि 1100 में खत्म किया उन्होंने। इस साल 1000 अरब का सिर्फ दे सके, तो तरक्याती बजट के लिए आपके पास पैसे नहीं थे। ओवरऑल हुकूमत के पास अपने तरक्याती बजट के लिए पैसे नहीं थे, ऑप्शंस भी नहीं थे। आपने खुद ही कहा मुजम्मिल साहब, आपने कहा कि हाथ पैर बंधे हुए थे, वी आर इन एन IMF प्रोग्राम, ऐसे ही है। सो क्या हो सकता था, मतलब या अभी भी इस पे बहस होगी, तजावीज़ ली जाएंगी, इसमें आप कुछ तजवीज़ पेश करेंगे या आप लोग कॉन्वर्सेशन में जाएंगे? जाहिर है बहुत लिमिटेड ऑप्शंस के साथ, इज देयर एनीथिंग दैट यू वुड सजेस्ट टू द गवर्नमेंट? हम तो सिर्फ दो चीजें, एक चीज होती है महंगाई का तोड़, आमदनी पे जोर। अगर आप महंगाई जैसे इस वक्त मुल्क में जो है बहुत ज्यादा है, तो आप आमदनी लोगों की बढ़ाने की बात करें। इस वक्त जो सबसे बड़ा जो इस वक्त हम स्पाइरल में जिसमें आ चुके हुए हैं, वो स्पाइरल है ग्रोथ स्पाइरल। पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पिछले 3 साल में जिसे कहते हैं कि बहुत नीचे आ चुकी हुई है। अब वो ग्रोथ जो है ये साल भी जो खत्म हुआ है उसमें हुकूमत का दावा 2.7% है, और इत्तेफाक की बात है कि जो हुकूमत के हामी सहाफी भी है, इंडिपेंडेंट को छोड़ दें, वो भी इस ग्रोथ को नहीं मान रहे। तो एक अगले साल के लिए भी सिर्फ 4.2% रखी है, जो नाकाफी होगी। और लोगों ये भी सवाल उठा रहे हैं कि ये 4.2% आया हासिल हो सकेगी कि नहीं, क्योंकि बजट में कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं रखा जिससे आपकी ज़राअत तरक्की करे, बजट में कोई ऐसा इंसेंटिव नहीं रखा जिससे आपकी सनत तरक्की कर सके। तो मैं ये कहता हूँ हुकूमत को, जो मेरा मशवरा ये है कि ग्रोथ को की तरफ जाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी इस वक्त आपकी मुल्क की आबादी का 45% हिस्सा जो है गुर्बत की लकीर के नीचे आ गई, जो वर्ल्ड बैंक की अभी रिपोर्ट आई है। सर एक सेकंड मुजम्मिल साहब, वो कह तो ग्रोथ के लिए तो उन्होंने हदफ भी रखा है, लेकिन ग्रोथ के ऊपर जाना कैसे है, उसके लिए जो समत तय की है, क्या वो समझते हैं दुरुस्त है और मौजूदा हालात में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था? और फिर हम ज्यादा ग्रोथ करते हैं तो आपको पता है हमारा इंजन हीट अप होना शुरू हो जाता है।
नहीं, वो आप ज्यादा नहीं, एक नॉर्मल की तरफ तो आ जाए ना। अभी तो आप बिलो नॉर्मल चल रहे हैं। अब आप यूं देखें ना, पिछले साल 3.6 का हदफ रखा था, 2.7 वो भी जेन्युइन नहीं है, उसमें भी बहुत सारी जो है ऊपर नीचे फजिंग की गई है। अब जो सिम्त की बात कर रही है अलीना, यही तो मैं कह रहा हूँ कि देयर इज नो डायरेक्शन टुवर्ड्स इट। जब वजीर आजम या वजीर खजाना कहते हैं कि मईशत में अब स्टेबिलिटी आ गई है, अब हम उस स्टेबिलिटी को जो है उसके ऊपर जो है ग्रो को उसको उस पे ग्रो करेंगे, तो उसके लिए डायरेक्शन होनी चाहिए। वो आपको समझ नहीं आ रही। चले मैं स्पेसिफिक हो जाती हूँ। वजीर खजाना ने कल कहा हम इन्फोर्समेंट और डिजिटाइजेशन पे फोकस करेंगे। ये प्लान आपको कैसा लगता है, खासतौर पे डिजिटाइज करने का पाकिस्तान को, टैक्स कलेक्शन? देखिए इट्स ऑल फैंसी वर्ड्स ना। Really? एक तरफ अब मुझे एक बात बताए ना, मुझे 45% लोग इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे हैं। उनके पास खाने को पैसे नहीं है। वो डिजिटलाइजेशन क्या, उंगलियों पे होंगे डिजिटलाइजेशन। जब आपने बैंकिंग एक्सेस, आप जाएं किसी अपने मुलाजिम को भी नीचे से भेजें कि जाए बैंक अकाउंट खुला लो जाके, उसका बैंक अकाउंट नहीं खुलता। जब तक उसके बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा, वो डिजिटलाइजेशन कहाँ से कैसे उसका हिस्सा बनेगा? मतलब जब आप बोल रहे होते हैं तो साथ उसको आपने सामने देखना भी है कि व्हाटएवर यू आर टॉकिंग, इज इट गोइंग टू हैपन, और इसके लिए आपके रास्ते हमवार किए। तो जो टैक्स हदफ रखा गया इस दफा, आपको लगता है वो हम अचीव कर लेंगे या इस दफा भी मुश्किल होगा? देखिए अलीना, मैं जो है, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 22 साल हो गए पाकिस्तान की मईशत कवर करते हुए। पाकिस्तान की तारीख में कभी टैक्स टारगेट जो है ना पूरा नहीं हुआ। इस साल भी 12,900 अरब, ये जो खत्म हो रहा है साल इसका रखा था, मैं समझता हूँ 11,700 से ऊपर नहीं जा सकेंगे। तो अगले साल का भी 14,130 अरब जो रखा है, जो इस वक्त मईशत की जैसे कहते हैं सुकड़ चुकी है, जिस तरीके से सेंटिमेंटली जो है परफॉर्म नहीं कर पा रही, एक बहुत बड़ा हदफ होगा। और उस हदफ को हासिल करने के 2 तरीके मैं हमेशा समझता हूँ। एक तो आप ग्रो करें, दूसरा आप टैक्सेस को कम करें, शरह को कम करें। सर शरह को कम करें, लेकिन जब भी फिर रिटेलर्स, कुछ सेक्टर्स की बात कर लेते हैं, रिटेलर्स होलसेलर्स पे टैक्स लगाने की बात आती है, कोई भी हुकूमत इससे पहले वाली हो या उससे पहले वाली हो या ये वाले हो, नहीं लगा पाते हैं। आपको क्या लगता है हमारे यहाँ होलसेलर्स, दुकानदार तबके को टैक्स नेट में लाने का क्या तरीका कार है? क्योंकि फिक्स्ड की बात होती है, पर शटर की बात होती है, बिजली के बिलों में लगाने की बात होती है, ताजिर दो स्कीम की बात होती है, नथिंग वर्क्स। पीटीआई की हुकूमत में हड़ताल हो गई थी इसके ऊपर, हर हुकूमत में हड़ताल होती है इसके ऊपर। देखिए मुझे एक बात बताएं कि अभी उस रिटेलर से आप कुछ ले नहीं पाए, और जो एक डॉक्यूमेंटेड रिटेल कर रहे थे ऑनलाइन सेल्स, जैसे बहुत सारी खासतौर पे खवातीन तो अपनी सारी शॉपिंग आजकल कर लेती हैं, उसी में कपड़े मंगवा लेती हैं और भी चीज़ इस्तेमाल की मंगा लेती हैं। कल आपने उसको भी 18% एक साथ टैक्स कर दिया। अब आप देखें, मुझे बताएं कि आप लोगों ने खुद, हुकूमतों ने, तमाम सूबाई और वफाकी हुकूमत ने एक चीज़ शुरू की थी कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो क्रेडिट कार्ड देते हैं तो 5% टैक्स, 8% कराची में जैसे, और वरना अदरवाइज 15% आप कैश देते तो लगता है, विच इज गुड। हर आदमी अब क्रेडिट कार्ड दे रहा होता है जब वो बार खाना खाने जाता है। अब आपने जो एक रिटेलर पे टैक्स था, और आपने खुद कह दिया जो रिटेलर से ले नहीं पाते, क्योंकि बहुत मेजॉरिटी रिटेलर जो है पीओएस सिस्टम नहीं लगाता। हर कोई खाड़ी, जुनैद, जमशेद, ये वो नहीं, आप सदर, तारिक रोड चले जाए, कुर्ता गली चले जाए, ऐसे बैठे हुए ना सारे इस तरह पूरे पाकिस्तान में, तो आप उससे ले नहीं पा रहे थे। ऑनलाइन एक डॉक्यूमेंटेड काम शुरू हुआ था, आपको चाहिए था तमीज से आप जो है उनके कहते कि आज से 5% टैक्स लगेगा उसमें, आपने डायरेक्ट 18% उधर भी कर दिया। अच्छा। अब आप मुझे बताएं कि कैसे चलेगा काम? अब वो लोग भी आगे पीछे होंगे, कुछ छुपाएंगे, कुछ करेंगे। एक तरफ अभी आप डिजिटलाइजेशन की बात करें, डिजिटलाइजेशन को इनकरेज करने के लिए यू नीड टू पुट सम इंसेंटिव। अब अगर क्रेडिट कार्ड, जैसे अभी मैंने खुद कहा कि लोगों को बैंक अकाउंट खोलने नहीं देते, एक तो अगर वो बैंक अकाउंट खुल भी जाता है उसके लिए, उसके पास क्या इंसेंटिव है कि वो अब 18% टैक्स भरेगा? तो आपको यू हैव टू मेक अ स्ट्रेटेजी। जब आपकी हंगरी स्ट्रेटेजी होगी कि मैं बहुत भूखा हूं और मुझे 14,000 अरब जमा करना है, कहां मैं लगा सकता हूं, तो फिर वो जो है आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। मैं अगर इनकी जगह बैठा होता, और मैंने मशवरे 2 दिए थे इनको। एक मशवरा ये दिया था कि अगर रिटेलर को आपने टैक्स लगाना है ना, ये आप सूबों को कहें कि वो आपके बिहाफ पे कलेक्ट करें। जैसे बहुत सारा टैक्स सूबे के लिए वफाक टैक्स कलेक्ट करती है, सूबे शहर गलियों के ऊपर बैठी होती है, उनकी मशीनरी बैठी होती है। इट इज मच इजियर फॉर देम कंपेयर टू FBR। दूसरा, आप जो है इसकी शरह को कम करें। हमने खैबर पख्तूनख्वा में टैक्स की शरह को कम किया
हमारा 40% टैक्स ग्रो किया है पिछले साल, और इस साल भी हम उसी स्ट्रेटेजी की तरफ जा रहे हैं। तो जो एक बहुत बड़ा फुकदान है, अभी आपको याद होगा पिछले दिनों इन्होंने FBR एक और चीज़ भी है मुज़म्मिल, अक्सर ये होता है, ये बल्कि अक्सर हम इसके ऊपर तनकीद करते हैं कि विफाक से एक बड़ा चंक सूबे ले जाते हैं, इसके ऊपर भी कुछ कहिएगा। ऑल्सो क्या आप समझते हैं NFC भी अब रिवाइज होने की ज़रूरत है? बिकॉज बहुत से हमारे मामलात हैं जो प्रिंसिपली ठीक होंगे तो फिर हमारी विफाक की शक्ल और उनके भी थोड़े से हाथ पांव खुलेंगे कि वो इकदाम कर सकें या प्रिंसिपली जो चेंजेस करने की ज़रूरत है वो कर सकें। डू यू फील दैट इज़ द नीड ऑफ द आवर एज वेल? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक आपने देखा होगा कि घर में एक बड़ा होता है तो वो बहुत सारी ना एज अ बड़ा होकर खुद जिम्मेदारियां ले लेता है, बच्चों के काम भी खुद कर रहा होता है ना। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में वफाक ने अपने काम से ज्यादा अपने कंधे पे जिम्मेदारियां रखी हुई हैं, जो उसने कभी भी कोशिश नहीं की डिवॉल्व करने की। अब वो डिवॉल्व करने की कोशिश करता है तो सूबे रेजिस्ट करते हैं, नहीं ये आप ही संभाले, हम नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर 1। दूसरा, NFC की बात ये है कि NFC में तो खैबर पख्तूनख्वा इनके पीछे पड़ा हुआ है सबके, और अभी लास्ट भी हमारी जो नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की मीटिंग थी वहां पे भी थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई थी। उससे पहले CCI में भी अब वजीर आजम साहब ने कहा कि अब तो वफाक की खुद जरूरत बन गई है कि NFC करना है। बल्कि मैं आई एम ग्लैड के वजीर खजाना साहब ने बोला है कि इस मुल्क में जो हम आबादी के पीछे जो है वसाइल की तकसीम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आबादी कंट्रोल की जा रही है। यहाँ पे इंसेंटिव दिया जा रहा है कि जितने बच्चे पैदा करो, यानी जितनी जो सूबे की जितनी ज्यादा आबादी होगी उसको उतना ज्यादा शेयर मिलेगा। तो वो जो है इसमें अब दुनिया में जो क्लाइमेट पे ज्यादा काम करता है उसको शेयर दिया जाता है, जो टैक्सेस में काम करता है उसको डिजिटलाइजेशन की। अच्छा, एक ब्रीफली बता दीजिएगा कि क्या हम सीख सकते हैं? झगड़ा साहब के ज़माने में एक हमने पेंशन का निज़ाम उन्होंने मुतारिफ करवाने की कोशिश की थी। इज़ इट वर्किंग इन खैबर पख्तूनख्वा? क्योंकि एक बहुत बड़ा बोझ होता है पेंशनर्स का वफाकी ख़जाने पे। देखिए, इस वक्त जो अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा जो झगड़ा साहब ने पेंशन रिफॉर्म लेकर आए थे, वो इस और पिछले बजट में वो पंजाब, वफाक, सिंध और बलूचिस्तान सब ने उसको कॉपी किया, और फाइनली द अदर प्रोविंसेस एंड फेडरल हैव इम्प्लीमेंटेड। देखिए, जो ये पेंशन, ये भी आप देखें कि ये जो 2022 में हमने किया था और जो अभी बाकी सूबे कर रहे हैं, इसका असर जो है वो 2047-2050 से शुरू होगा। यानी कि जो आज आप पेंशन रिफॉर्म कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अब आपकी पेंशन कम हो गई, हर साल बढ़ ही रही है, लेकिन 2025, 2045-47 के बाद जाके आपकी पेंशन का जो बम है वो जो है बड़ा होने से कम होगा। तो ये मईशत के फैसले जो होते हैं समटाइम्स वो उनके फौरी असर नहीं हो रहे होते हैं। तो ये अब वो बाकियों ने भी किया, और ये क्रेडिट खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और झगड़ा साहब। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल असलम साहब, थैंक यू फॉर योर टाइम।